केस डिस्कस हुए थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। आज का जो टॉपिक है नेक्स्ट वो यही है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे काम करती है, क्या फीचर होते हैं, या किस ऑर्गेनाइजेशन को हम कंपनी कहते हैं। सो कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वन ऑफ द सेम थिंग। आप अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन formed by people to carry on a certain business for profits। बिजनेस की डेफिनेशन वही है, बिजनेस क्या है, लीगल एक्टिविटी है जिसका पर्पस क्या है, द पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट। तो इसी तरह बिजनेस करने का एक तरीका कंपनी भी है। कंपनी फर्दर क्या है, people contribute their capital in the form of shares in the company, work in the company, and the company works in its own name under a common sale। It has a separate entity and it forms a member। ये जो बॉक्सेस में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहे हैं, एक्चुअली यही कंपनी की डेफिनेशन है। सो वन बाय वन इसको मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। वॉलंटरी एसोसिएशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफरेबिलिटी, कॉमन सीन एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो आप बुक में से याद कर सकते हैं, बट बिकॉज आई ऑलवेज वांट यू टू कंसिडर और टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, सो अगर ये इन पॉइंट्स को आप कॉन्सेप्चुअली समझ लें और फिर उसको पेपर में कहीं पे भी अगर आप लिखते हैं तो जिस मर्जी बुक से लिखें, जिस मर्जी वर्डिंग में लिखें, आप अपने मुताबिक लिखें या इंटरनेट से देख के लिखें, तो वो, लेकिन ये वाली जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं दे आर इम्पोर्टेंट, इनको जस्ट आपने कॉन्सेप्चुअली ज़हन में रखना है। सो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की, इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन मींस कि ये अपनी मर्जी से आपने कुछ मिलके एक फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसको हम कंपनी कह रहे हैं वो बनाया। वैसे ही जैसे पार्टनरशिप थी, मतलब पार्टनरशिप में अगर हम बात करें तो इट वाज अ म्यूचुअल कॉन्सेंट। म्यूचुअल कॉन्सेंट का मतलब भी वॉलंटरी एसोसिएशन ही था। म्यूचुअल कॉन्सेंट या कॉन्ट्रैक्ट या अपनी मर्जी से एग्रीमेंट करना, एग्री करना, कॉन्सेंट देना। सो वॉलंटरी एसोसिएशन मींस के कुछ लोग मिल के अपनी मर्जी से एक ऐसी एसोसिएशन बना रहे हैं या अपनी मर्जी से इकट्ठे हो रहे हैं ताकि कोई ऐसा लीगल बिजनेस किया जा सके जिससे वो प्रॉफिट कमाए। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। इससे हमें पता ये चलता है कि इनवॉलंटरी नहीं हो सकता, आप जबरदस्ती किसी को कंपनी में ऐड नहीं कर सकते। इट्स अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन, इट्स अ यू कैन से इट्स एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर ओन विल। ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में दाखिला लिया, अपनी मर्जी से लिया, सो आपकी वॉलंटरी चॉइस थी कि आप यहाँ पे आए, आपको यूनिवर्सिटी ने फोर्स नहीं किया कि आप यहाँ पे एडमिशन लें। ठीक है, इसी तरीके से कंपनी में जो भी ऑनर्स होते हैं, जो भी मालिक होते हैं, उनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर में, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर थे उनको हम सोल प्रोप्राइटर कहते थे टेक्निकली। जो फर्म के अंदर ऑनर थे उनको हम पार्टनर कहते थे। इसी तरह कंपनी के जो ऑनर हैं हम उनको डायरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन। देन इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो है वो अपनी एक इनफरादियत या इंडिविजुअलिटी रखती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कंपनी ने किसी पे केस करना है, कंपनी ने कोई एग्रीमेंट करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कंपनी अपने नाम से करेगी। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं था। सोल प्रोप्राइटर एंड सोल प्रोप्राइटरशिप वाज सेम। आप बिजनेस की बात करें या बिजनेस ऑनर की बात करें, वो दोनों एक ही कंसिडर होते थे। लीगल स्टेटस आपको याद होगा उसमें क्या था, दे वर सेम। सेम वाज द केस विद पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। बट अगर हम बात करें कंपनी की, तो बिजनेस और बिजनेस करने वाले, दैट मीन्स ऑनर एंड द बिजनेस या जो कंपनी हम जिसको कह रहे हैं, दे बोथ आर सेपरेट। अगर कोई केस ऑनर के ऊपर हुआ है तो कंपनी पे नहीं है, कंपनी इज डिफरेंट। अगर कोई केस
कंपनी पे हुआ है तो ऑनर पे नहीं है, दैट इज सेपरेट। ठीक है, जैसे आपने सुना अक्सर हम कहते हैं कि बैंक लेट से बैंक अल हबीब की 800 ब्रांचेस हैं, बैंक अल्फला की लेट से 600 ब्रांचेस हैं, तो अब हम देखें नाम क्या ले रहे हैं, बैंक अल्फला, बैंक अल हबीब। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ये एक इंडिविजुअल एंटिटी है, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। हम ये नहीं कहते कि बैंक अल हबीब के जो ऑनर्स हैं उसके नाम पे इतनी प्रॉपर्टी है, नो, वो उसकी नहीं है, वो बैंक अल हबीब की है। बैंक अल हबीब इज अ सेपरेट इंडिविजुअल एंटिटी एंड एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैज इट्स ओन इंडिविजुअलिटी। ठीक है, सो कंपनी की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हर वो काम जो एक इंसान कर सकता है, जो मैं या आप कर सकते हैं, कंपनी भी वो कर सकती है, एक्सेप्ट फॉर ब्रीदिंग। सांस नहीं ले सकती बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, बाकी तमाम काम जो एक इंसान या एक पर्सन करता है कंपनी भी कर सकती है। देन इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कानून जो है, ये जो लीगैलिटी है, ये जो लीगल स्टेटस है, दैट इज के ऑनर एंड द बिजनेस दे बोथ आर डिफरेंट, दे बोथ आर सेपरेट। इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी मींस कि अगर क्योंकि ये सेपरेट एंटिटीज हैं, दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, अगर बिजनेस इस काबिल नहीं रहता कि वो अपनी लाइबिलिटीज अपने एसेट से पूरी कर सके, तो ऐसी सूरत में ऑनर्स के जाती जो एसेट्स हैं वो एट स्टेक नहीं आते। दैट मीन्स कि कंपनी ने अगर कोई लाइबिलिटी ऑन की है, कंपनी ने किसी का पैसा देना है, तो वो कंपनी ही देगी। अगर कंपनी के पास पैसे नहीं रहे, कंपनी की लाइबिलिटी ज्यादा हो गई और एसेट कम हो गए, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी। लेकिन ऐसी सूरत में जो ऑनर हैं उनके एसेट नहीं बेचे जाते कंपनी की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। सो दैट मींस वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी का एक बड़ा फायदा, और भी कुछ फायदों में से एक बड़ा फायदा जो है वो यही है कि इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, सो जो भी बिजनेस कर रहा है, जो भी ऑनर है जिसको हम डायरेक्टर कह रहे हैं, वो एक सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस की लाइबिलिटी बिजनेस की है और ऑनर की लाइबिलिटी ऑनर की अलग से है। ठीक है, सो एक सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, आर्टिफिशियल पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आ गया, और लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था कि कंपनी के अंदर भी एक पर्सन ऐसा होगा जिसकी जो उनकी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी, तो ये भी एक्सप्लेन करते हैं जरा। ये कहाँ पढ़ा आपने? अकाउंटिंग के अंदर हमें ये बताया गया था, जब हम कंपनी पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमें ये पॉइंट ऐड करवाया गया था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। और किसी और पर्सपेक्टिव में आपको बताया गया होगा, या आप इसको एक दफा रिविजिट कर लें, रिकन्फर्म कर लें। कंपनी के अंदर किसी भी इंडिविजुअल की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती अनटिल एंड अनलेस देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। ठीक है, लीगली उसका फायदा ही यही है, उसका बेसिकली पर्पस ही ये है कंपनी बनाने का, या उसका एडवांटेज ही ये है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही ये है कि लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। किसी भी बंदे की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कुछ एक्सेप्शंस में होती है। चले, अब आपने पूछा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपकी बुक में या आपके भी स्टेटस से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मैं आपको बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है अनवेलिंग द कर्टन ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल, वेल कहते हैं पर्दे को, और कॉर्पोरेट वेल हम कहते हैं, कॉर्पोरेट वेल एक्चुअली क्या है कि एक पर्दा ऐसा है ऑनर में और कंपनी में, के दरमियान में एक पर्दा मौजूद है, दोनों सेपरेट हैं और दोनों की लाइबिलिटीज अपनी अपनी हैं। तो इसको हम कहते हैं कि कंपनी के दरमियान और कंपनी के जो ऑनर्स हैं यानी कि डायरेक्टर्स, या जिनको हम शेयर, सॉरी नॉट डायरेक्टर्स, मैं गलत टर्म यूज कर गया। डायरेक्टर्स आर द वंस हु आर डूइंग मैनेजमेंट। ऑनर्स जो है वो शेयर होल्डर होते हैं, और शेयर होल्डर में से ही डायरेक्टर चूज होते हैं। ये अगले पॉइंट में मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा। सो बेसिकली कंपनी में, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, और जो कंपनी के मालिक हैं शेयर होल्डर्स, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, इनके दरमियान में एक पर्दा है। उसी पर्दे को हम कह रहे हैं ये लिमिटेड लाइबिलिटी है।
अच्छा, अब अनवेल करना, अनवेल का मतलब है ये पर्दा उठा देना। जो आपने कहा कि किसी की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर देना, ये ऐसी सूरत में होता है जब जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी की, वो कोई फ्रॉड करे, जानबूझ के कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे शेयर होल्डर को लॉस हो, कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे जो प्रूव हो जाए कोर्ट के अंदर कि इन्होंने फ्रॉड किया है, तो ऐसी सूरत में वो कर्टन उठा दिया जाता है। इट्स अ टेक्निकल टर्म, ये लॉ के अंदर यूज होती है वर्ड टर्म, कि अनवेलिंग द कर्टन ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सो और ये भी जनरली मैं या आप नहीं कह सकते, कोर्ट डिसाइड करती है। कोर्ट कहती है कि इस इंडिविजुअल की लाइबिलिटी जो कि कंपनी में लिमिटेड थी, लेकिन मैं ऑर्डर करता हूं कि इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दें क्योंकि इसने फ्रॉड किया है। ठीक है, अब मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा से बता रहा हूं कि लाइबिलिटी कंपनी में हमेशा से लिमिटेड होगी। अनलिमिटेड सिर्फ तब होती है जब कोई मैनेजमेंट में जो डायरेक्टर्स हैं वो कोई ऐसी एक्टिविटी करें, फ्रॉड करें, मैनिपुलेशन करें, कुछ ऐसा करें जो जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए कोर्ट ऑर्डर करता है कि अब इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड कर दें। ठीक है, अदरवाइज इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है। क्लियर हो गया? जी, आप में से कोई और इंडिविजुअल बता सकते हैं कि वो एग्जैक्ट आपकी अकाउंटिंग में जो आप कह रहे हैं क्या बात हुई थी? किसी और पर्सपेक्टिव में या अकाउंट्स की टर्म में शायद आपसे डिस्कस किया गया होगा, आप उसको एक दफा रिकन्फर्म कर लीजिएगा। तो जैसे मैम ने कहा था कि अगर आप कंपनी स्टेब्लिश करते हैं तो उसमें कोई एक ऐसा पार्टनर अपना जो होगा, उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड ही होगी। नहीं, आप इसको दोबारा से पूछ लीजिएगा, वो मे भी सर अकाउंटिंग के मैम ने टर्म दो में। कंडीशंस बताई थी। सॉरी, दोबारा। मैम ने दो कंडीशंस बताई थी कि इस कंडीशन में लिमिटेड होगी और इस कंडीशन में अनलिमिटेड होगी। वो कंडीशंस का लेकिन पता क्या थी? जी, वो आप एक दफा मैम से क्लियर कर लीजिएगा एंड देन मुझसे भी डिस्कस कर लीजिएगा। वी बोथ विल अपडेट और नॉलेज। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट में कभी कभी बताई जाती हैं तो वो हो सकती हैं डिफरेंट। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये लिमिटेड से अनलिमिटेड तब हो सकती है जब कोर्ट ऑर्डर करता है, और उसकी भी बहुत सारी एक्सेप्शंस है। तो आपके लेवल से हो सकता है कि अभी आपको 7वें 8वें 6ठे सेमेस्टर में वो चीज़ पढ़ानी हो, तो अभी वक्ती तौर पे जस्ट इतना कॉन्सेप्ट दिया गया, सो आप वो कंफर्म कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप बात करें कि कंपनी की टाइप हो सकती है, जैसे हमने पढ़ा था ना, पार्टनरशिप की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है, लेकिन उसकी भी एक टाइप थी, लिमिटेड पार्टनरशिप, जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो एक टाइप मौजूद है। हाँ, तो अगर आप पूरी कंपनी की बात करें तो वो फिर सब जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, उन सब की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, सो पूरी कंपनी की एक टाइप तो हो सकती है, लेकिन ये कंडीशन के सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो और सिर्फ एक ओनर की कंपनी में लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, ऐसी कंडीशन एक्चुअली नहीं है। ठीक है, सो आप वो नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, कमिंग अगेन, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, दैट मीन्स कि एवरी ओनर and the company, they both are two separate entities. कंपनी की लाइबिलिटीज कंपनी की हैं, कंपनी को ही पूरा करनी है, और ओनर्स की लाइबिलिटीज ओनर्स की हैं, वो ओनर ने पूरा करनी है। दे बोथ आर ट्रीटेड सेपरेट लीगली। देन नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। ये वो चीज जहां पे कंपनी बाकी फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस से बहुत ज्यादा डिफर कर जाती है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि पाकिस्तान का जो ऑनर है, या पाकिस्तान के जो ऑनर हैं वो कौन है, या सबसे ज्यादा स्टेक किसका है पाकिस्तान में, क्या अवाम का है, क्या एमएनएस का है, जो नेशनल असेंबली में के मेंबर्स होते हैं, या एमपीएस का है, या इसी तरह और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं? तो आपका क्या जवाब होगा? सबसे ज्यादा जो स्टेक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो डिसीजन मेकिंग है, वो किसके पास होनी चाहिए? सर
पीपल के पास होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ये किया या फिर एग्जैक्टली। सो ऑन अ ब्रॉडर टर्म पाकिस्तान अवाम के लिए बनाया गया या लोगों के लिए बनाया गया, सो द पीपल आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ दिस लैंड। लेकिन क्या फैसले हम करते हैं? नो सर। नो। इसी तरह कंपनी में होता है, हम सब फैसले कर भी नहीं सकते। जैसे अवाम, अगर हम लोग टोटल 22 करोड़ हैं तो 22 करोड़ फैसले कैसे हो सकते हैं? ठीक है। So, ऐसी सूरत में द प्रोसेस इज वी सेलेक्ट द मैनेजमेंट। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा बेटा। ऑलराइट, सो कमिंग बैक के देखें, अब वी इफ वी से कि जी पाकिस्तानी ओनर्स हैं, तो हम 22 करोड़ लोग फैसला करेंगे तो फैसला कभी एक हो नहीं सकता। 22 करोड़ क्या, चले हम 5 करोड़ की भी बात करें या इवन 1 लाख की भी बात करें तो फैसला सबका ओपिनियन डिफरेंट होता है। तो द प्रोसेस इज देयर इज अ डेमोक्रेटिक, आप कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक ऐसा एनवायरनमेंट है कि हम एक ऐसी टीम या कुछ लोग मुंतहिब करते हैं जो फैसला लेते हैं, जिनको हम एमएनएस कहते हैं। सो इन अदर वर्ड्स क्या है कि पाकिस्तानियों में से ही कुछ लोग अपने आप को नॉमिनेट करते हैं कि हम इसकी मैनेजमेंट करेंगे। वो 1,000 हो सकते हैं, 1,500, 2,000, 5,000, 6,000 हो सकते हैं। उनमें से फिर हम डिफरेंट पर्सन्स को थ्रू वोटिंग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक हलके में हूं, यहाँ पे 10 लोग कहते हैं कि हम यहाँ की मैनेजमेंट करेंगे, पॉलिसी मेकिंग करेंगे, तो हमें आप चूज करें हम में से किसी एक को। तो हर इंडिविजुअल फिर वोटिंग करता है, वो वोटिंग के थ्रू उन 10-15 लोगों में से कोई एक इंडिविजुअल जो है वो इलेक्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। सो क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल ओनर्स हैं वो अपने लोगों में से ही किसी एक को इलेक्ट करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे मैनेजमेंट करें, पॉलिसी मेकिंग करें, ताकि हमें उसका फायदा हो सके। एग्जैक्टली सेम इज द केस विद द कंपनी, कि कंपनी के ऑनर्स बहुत हो सकते हैं। कंपनी की ब्रॉडली हम 2 टाइप्स डिस्कस करते हैं, एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये क्या होती है डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो ऑनर्स हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप में था ना, और सोल प्रोप्राइटरशिप में था, ऑनर ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। पार्टनरशिप में था 2 से 20 हो सकते हैं। अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो ऑनर्स 7 से लेके 1 लाख, 1 करोड़ के अनलिमिटेड हो सकते हैं, जितने मर्जी हो जाए। तो ऐसी सूरत में सबके सब अगर डिसीजन मेकिंग करना चाहे, मैनेजमेंट करना चाहे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सेम प्रोसीजर होता है फिर कि जितने ओनर्स एक कंपनी के होते हैं उनमें से कुछ लोग अपने आप को नॉमिनेट करते हैं कि हम इस कंपनी की मैनेजमेंट करेंगे, आप हमें वोट दें। और जिसकी मेजोरिटी, जिसको वोट मेजोरिटी में मिल जाते हैं या जिसकी मेजोरिटी हो जाती है, वो फिर इलेक्ट हो जाता है मैनेजमेंट के लिए। उसको हम डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब मैं जो एक टर्म मैंने पहले आपको यूज की थी, मैं उसको क्लियर कर रहा हूं। शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। शेयर क्या होता है उससे पहले ये बताना भी फिर जरूरी है। देखिए, किसी भी बिजनेस को काम करने के लिए पैसा चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप का सारा पैसा अपना होता है। पार्टनरशिप की बात करें तो 2 से लेके 20 लोग पार्टनर हो सकते हैं, तो वो पार्टनर मिलके पैसा लगाते हैं। जब हम बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बहुत से लोग पैसा लगाते हैं। कंपनी कहती है, कंपनी क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है,
कंपनी कहती है कि आप हमें पैसा दें, हम उस पैसे को सारा साल बिजनेस में लगाएंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा हम आपको उस प्रॉफिट का हिस्सा देंगे। अब एक पब्लिक कंपनी की लेट से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नेस्ले एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यूनिलीवर है, पैकेजेस है, इसी तरह बाटा है, सर्विस है। ये क्या कर रहे हैं कि ये कंपनी अनाउंस करती है कि हमें पैसा दे, हम उस पैसे से बिजनेस करेंगे और जो प्रॉफिट होगा आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अगर कंपनी को पैसा दिया जा रहा है तो उसके एविडेंस के तौर पे कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है। फॉर एग्जांपल मैं कंपनी को 1 लाख रुपया देता हूं और कंपनी का जो एक शेयर है, या चलें आसान कर लेते हैं एग्जांपल को, मैं कंपनी को 5,000 रुपए देता हूं और कंपनी का जो एक शेयर है वो 100 रुपए का है। ठीक है। तो ऐसी सूरत में एक शेयर लेने के लिए मुझे कंपनी को जितने भी पैसे देने पड़ रहे हैं, अब मैं एक शेयर खरीदता हूं तो कंपनी को एक शेयर के पैसे दे देता हूं, 100 शेयर खरीदता हूं तो 100 के, जितने भी शेयर मैं खरीदता हूं उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं और उतना पैसा मैं कंपनी को दे रहा हूं। अब उसके एविडेंस के तौर पे, उसके सबूत के तौर पे कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है दैट यस आई हैव रिसीव्ड सो मच मनी फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ शेयर्स। लेट्स से कि मैं कंपनी के 100 शेयर खरीदता हूं और कंपनी को 5 लाख रुपए देता हूं, तो कंपनी मुझे एक सर्टिफिकेट देती है कि आपने कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, और कंपनी अपनी साइन और स्टैंप करके दे देती है। उस सर्टिफिकेट को एक्चुअली हम शेयर कह रहे हैं, शेयर सर्टिफिकेट कह रहे हैं। ठीक है। सो शेयर सर्टिफिकेट क्या है? कंपनी की पूरी ओनरशिप में से हर बंदे ने जितने जितने पैसे दिए हुए हैं उसका एक सर्टिफिकेट है, उसका एक एविडेंस है। मजीद आसान करता हूं एग्जांपल को, लेट्स से कंपनी को बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए। अब वो कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमें पैसे दें, ताकि हमें टोटल 10 लाख चाहिए, आप हमें पैसे दें ताकि हम उस पैसे से बिजनेस कर सकें। अब लेट से मैं कंपनी को 1,000 रुपया देता हूं, कोई एक 10,000 रुपया देता है, कोई एक लाख रुपया देता है। तो एक्चुअली ये क्या है? कंपनी कहती है मेरा एक शेयर 100 रुपए का है, अब आपने जितने शेयर खरीदने हैं उतने पैसे मुझे दे दें। लेट से मैं 100 शेयर खरीदता हूं तो मैं 100 रुपए का, क्योंकि एक शेयर है तो मैंने 100 खरीदने हैं, तो क्या होगा? सिंपल 100 इंटू 100, 100 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो जवाब आएगा उतने पैसे मैं कंपनी को दूंगा, तो कंपनी मुझे 100 शेयर दे देगी। इसी तरह कोई 1 लाख शेयर खरीदना चाहता है, कोई 10,000 खरीदना चाहता है, कोई एक खरीदना चाहता है, जितने भी जो भी खरीदना चाहता है उससे मल्टीप्लाई करते जाए पर शेयर प्राइस, जो भी अमाउंट आती है वो कंपनी के पास गई। कंपनी ने उस अमाउंट के बदले एक सर्टिफिकेट दिया कि आपने इतने शेयर कंपनी के खरीदे हैं, ये मैं इसके ऊपर साइन स्टैंप करती हूँ, एग्री करते हैं इस बात के ऊपर। सो दैट सर्टिफिकेट, दैट डॉक्यूमेंट विच इज एक्चुअली द एविडेंस कि आपने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उससे हम कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है। सो वो डॉक्यूमेंट शेयर सर्टिफिकेट कहलाता है। तो फिर शेयर क्या हुआ? टोटल पैसा जो कंपनी में लगाया गया, जो ओनरशिप जिसको हम कहते हैं, उसका कुछ चंक, कुछ छोटा छोटा जो हिस्सा है उसको हम शेयर कह रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी ये पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। सो अगेन शेयर क्या है? शेयर एक ऑनरशिप का सबूत है कि आपने कंपनी के इतने शेयर ले लिए हैं या इतनी मलकियती राइट्स आपने खरीद ली हैं। अब जिनके पास शेयर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है कि उन्हीं शेयर होल्डर्स में से कुछ लोग नॉमिनेट करते हैं अपने आप को कि मैं मैनेजमेंट करूंगा। मालिक तो सारे ही हैं, जिसने एक शेयर खरीदा है वो भी मालिक है, पार्शियल ओनर तो है ना, थोड़ा चाहे वो उसकी ओनरशिप कम है या ज्यादा है, बट है तो सही। सो उन शेयर होल्डर्स में से कुछ शेयर होल्डर्स अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि जी हम इसकी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, हमें वोट करें। अब हर जो शेयर होल्डर होता है वो वोटिंग करता है, जिसको फिर मेजॉरिटी मिल जाती है, मतलब जिसके पास
जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो उस कंपनी की मैनेजमेंट में आ जाता है, जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं। सो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर में से ही होते हैं जो अपने आप को पहले नॉमिनेट करते हैं कि हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो हमें वोट करें। फिर सारे शेयर होल्डर अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वोट करते हैं, और वो वोट के तहत जिसकी भी मेजोरिटी होती है, जो भी ज्यादा वोट लेके कामयाब होता है, वो फिर डायरेक्टर कहलाता है, वो मैनेजमेंट करता है। सो ये वो पॉइंट है जो मैं आपके सर साथ डायरेक्टर एक ही होता है? दोबारा पूछे। सर डायरेक्टर कंपनी में एक ही होता है? नहीं, कंपनी में प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और पब्लिक में कम से कम 7 होते हैं। ठीक है, ये अभी हम सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर क्योंकि टाइप्स डिफरेंट हैं तो वो आगे आने वाले वक्त में उसको पढ़ेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक क्या होती है, सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना पॉइंट देख लें कि ऑनर्स जिनको हम शेयर होल्डर्स कह रहे हैं और डायरेक्टर्स जो कि मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये दे और डायरेक्टर्स हैं तो शेयर होल्डर में से ही, लेकिन जब एक दफा शेयर होल्डर ने उनको इलेक्ट कर लिया, अब वही मैनेजमेंट करेंगे, शेयर होल्डर नहीं करेंगे। ये वैसा ही है जैसे हमने किसी को पार्टी को सेलेक्ट कर लिया, अब जो पॉलिसी मेकिंग करेंगे वही करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट मीन्स ऑनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। सेपरेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड ओनरशिप का मतलब यह है कि मालिक तो मैं हूं, मैंने शेयर खरीदे हुए कंपनी के, लेकिन मैं मैनेजमेंट नहीं कर रहा। मैनेजमेंट कौन करेगा? जो इलेक्ट होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? सर प्रोस्पेक्टस का क्या मकसद होता है इसमें? ये बेटा अभी अगेन मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं बार बार, अभी सिर्फ वो समझें जो मैं समझा रहा हूं। जो चीजें आपने पहले से थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हैं, आपने आईकॉम किया होगा यकीनन। जी सर। जी, तो वो चीजें जो है अभी बाकी सब ने क्योंकि नहीं पढ़ी, तो इट विल बी टू अर्ली टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उनको भी बेहतर समझ आएगी। ओके सर। ठीक है, तो अभी का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि जो ऑनर्स हैं वो हैं जिन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं, और मैनेजमेंट कौन कर रहा है? उन्हीं शेयर होल्डर्स में से कुछ लोग जो वोट के थ्रू इलेक्ट हो गए हैं, अब वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। सो कंपनी के जो ओनर्स हैं दे आर शेयर होल्डर्स, और उन्हीं शेयर होल्डर्स में से जो मैनेजमेंट कर रहे हैं दे आर डायरेक्टर्स। सो तमाम शेयर होल्डर, अगर मैं एक लाइन में बताऊं, तमाम शेयर होल्डर ओनर तो है, लेकिन तमाम शेयर होल्डर मैनेजमेंट नहीं कर सकते, पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हीं शेयर होल्डर्स में से कुछ लोग इलेक्ट होंगे जो मैनेजमेंट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। सो द पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। इसी तरह नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जैसे पार्टनरशिप में आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, आप अपना पैसा किसी को नहीं दे सकते थे जब तक सब एग्री ना हो, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। कंपनी के अंदर मैंने शेयर खरीदे हैं, मैं जब चाहूं उसको बेच दूं, मैं अब पैसा लूं और किसी को शेयर दे दूं, मतलब मलकियत जो है, जो ओनरशिप है, वो ट्रांसफर हो सकती है। सो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज देयर। लेट्स से कि मैंने कंपनी के 100 शेयर खरीदे थे 1 लाख रुपए के, मैं चाहूं तो उसको 1.5 लाख रुपए में कोई खरीदने वाला है तो मैं उसको बेच दूं, सो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी मुझसे उस बंदे तक। ठीक है, सो ओनरशिप जितनी दफा मर्जी ट्रांसफर हो, द शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देन द कंपनी हैज अ कॉमन सील। कॉमन सील मींस कंपनी की एक स्टैंप होती है। आपके जो बोर्ड, जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, बोर्ड कंपनी नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सील एक्चुअली कंपनी की वो स्टैंप है। आपने देखा होगा आपके जो मैट्रिक के या इंटर का जो रिजल्ट कार्ड है, उस पर एक एम्बोस हुई हुई स्टैंप है, जो पेपर के ऊपर थोड़ी सी एम्बोस हुई होती है। सो इसी किस्म की कंपनी की भी एक कॉमन सील होती है। तो कॉमन सील से मतलब ये है, ये कंपनी के सिग्नेचर है, मतलब ये डॉक्यूमेंट कंपनी ने ही साइन किया है, या कंपनी की, मैंने आपको बताया था ना, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी एक अपनी इनफरादियत है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कोई भी जब होता है तो वो कंपनी के साथ होता है, मैनेजमेंट के साथ नहीं होता। तो कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके प्रूफ के तौर पे कंपनी अपनी स्टैंप करती है, या जिसको हम टेक्निकली कॉमन सील कहते हैं। एंड लास्टली
परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब इट्स अ लॉन्ग पीरियड। हो सकता है कंपनी 100 साल चले, 200 साल चले, 1000 साल चले। सो कंपनी में ऑनर के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। डेथ, जैसे पार्टनरशिप में था ना, डेथ हो गई पार्टनरशिप खत्म हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो गया पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कि कंपनी एक की डेथ हो गई है तो कंपनी फिर भी चलती रहेगी, एक इंसॉल्वेंट हो गया फिर भी चलती रहेगी, 10 इंसॉल्वेंट हो गया फिर भी चलती रहेगी। कंपनी तभी खत्म होगी जब कंपनी खुद चाहेगी, या उसके भी कुछ इसी तरीके से, जैसे हमने पार्टनरशिप को डिसॉल्व होने की चीजें पढ़ी, इसी तरह कंपनी को भी डिसोल्यूशन की बात होगी लेटर स्टेज पे। बट जनरली स्पीकिंग कंपनी की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड होती है, या बहुत ज्यादा होती है। परपेचुअली एग्जिस्टेंस का मतलब है बहुत लंबे अरसे चलने वाली। ठीक है। सो कंपनी की अब कैरेक्टरिस्टिक को मैं समराइज कर रहा हूँ। इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो सेपरेट लीगल एंटिटी रखता है और जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। देन कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी के ऑनर से मुख्तलिफ होती है। ऑनर एक्चुअली इलेक्ट करते हैं वोट के थ्रू मैनेजमेंट को, एंड देन दोज इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। कंपनी के जो शेयर्स हैं या कंपनी की जो ऑनरशिप है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली विद नो इशू। सो कंपनी के अगर शेयर किसी ने खरीदे हैं तो वो जब चाहे उनको बेच सकता है। कंपनी की एक सेपरेट कॉमन सील या स्टैंप होती है जो उसके सिग्नेचर के तौर पे काउंट की जाती है। एंड कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस विच कैन बी रन इन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। किसी के मरने से, इंसॉल्वेंट होने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। These were the characteristics जो कंपनी की डेफिनेशन बनाते हैं। That was it for today's lecture। अब जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछ लें। जी अयास। जी सर, मैंने ये पूछना है कि जो कोई अगर शेयर खरीदता है कोई बंदा कंपनी का, तो उसका कंपनी को क्या फायदा है? कंपनी को पैसे मिलते हैं ना। एक दफा की बात है, अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा? कंपनी अनाउंस करेगी, मैं पब्लिक लिमिटेड, अगेन टाइप्स हैं मुख्तलिफ, मैं जनरली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको आसानी के लिए। जब टाइप्स पढ़ेंगे तो ये चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। लेट्स से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पैसा चाहिए तो वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है, पूरे मुल्क में इनवाइट करती है कि आप हमें पैसा दें ताकि हम बिजनेस कर सकें। तो हर बंदा कंपनी को पैसा देगा, कंपनी काम करेगी तो उसे प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिन जिन लोगों ने पैसा दिया था, जिसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। सो वो उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो कंपनी को ये फायदा है कि कंपनी के पास पैसा नहीं होगा तो बिजनेस नहीं हो सकेगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा। ओके सर। सर, कंपनी कोई कमीशन भी लेगी अपनी उनके शेयर्स में से या प्रॉफिट में से? नहीं, कंपनी नहीं लेगी। जो लोग उस कंपनी के बिहाफ पे काम करेंगे, देखें कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो अपनी एंटिटी तो रखती है लेकिन वो खुद से बोल नहीं सकती। तो कंपनी के काम करने के लिए बहुत सारे, जैसे हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। वो अपनी इनकम, प्रॉफिट, सैलरीज, डिफरेंट रेम्युनरेशंस वो जो है कंपनी उनको देगी। कंपनी कमीशन नहीं लेगी। कंपनी के बिहाफ पे जो काम कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ उसकी ऑब्वियसली कोई ना कोई रिवॉर्ड, कोई ना कोई रेम्युनरेशन लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जी दानिश पूछे। सर ये जो शेयर्स हैं ये ओनरशिप पे जो मतलब ओनर्स लेते हैं, इन्हें क्या फायदा होता है? इन्हें शेयर लेने का क्या फायदा होता है, ये भी बता दीजिए। देखिए, जिनके पास शेयर्स होते हैं, कंपनी को जो पैसा मिलता है, कंपनी उस पैसे से सारा साल बिजनेस करती है और फिर बिजनेस से कोई ना कोई फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट फिर डिवाइड होता है शेयर होल्डर के अंदर। लेट से मेरे पास 10,000 रुपए था, मैं 10,000 से कोई बिजनेस नहीं कर सकता, ना मुझे बिजनेस करना आता है। तो एक कंपनी है वो कहती है जी हम बिजनेस करेंगे, आप हमें पैसा दें। अब मैं अपना 10,000 उसे दे देता हूँ। कंपनी इसी तरह बहुत सारे 10,000, 1 लाख इकट्ठा करके 1 करोड़ बना के उसे बिजनेस करती है, उससे प्रॉफिट होता है। अब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है शेयर होल्डर में। सो मेरे पास मेरी शेयर होल्डिंग जितनी थी उसके अकॉर्डिंगली मुझे प्रॉफिट मिलेगा, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो वो पैसा जो मेरे लिए आइडल था, जिसका मुझे कोई फायदा नहीं था, 10,000 से कुछ नहीं हो सकता था, मैंने कंपनी को दे दिया ताकि कंपनी काम करे। कंपनी ने उसे बिजनेस किया, लेट से प्रॉफिट हुआ और मुझे उस 10,000 के ऊपर 5,000 का प्रॉफिट मिल गया। वो प्रॉफिट सर ये जो होता है ये
इसका टाइम सेट होता है कि ये विद इन मंथ होगा या विद इन ईयर होगा, या इस तरह होता है, कोई एडजस्ट होता है प्रॉफिट? ओके, नॉर्मली कंपनी का प्रॉफिट जो है वो क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हर 3 माह के बाद, जनवरी टू मार्च एक क्वार्टर हो सकता है, अप्रैल टू जून एक क्वार्टर हो सकता है। सो कंपनी डिसाइड करती है कि कब कब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये एक एग्जांपल है कि कंपनी प्रॉफिट देती है, लाजमी नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट ही हो, कंपनी को लॉस भी तो हो सकता है। सो ऐसी सूरत में आपको डिविडेंड या प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट हो कंपनी को, लेकिन कंपनी अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती हो। सो कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, आप कंपनी की मैनेजमेंट नहीं कर सकते, आप कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते। कंपनी का डिसीजन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज अ सेपरेट एंटिटी, वो खुद डिसाइड करेगी कि मैंने कब प्रॉफिट देना है। और खुद डिसाइड करने से मतलब ये है कि उसने मैनेजमेंट के लिए कुछ लोग रखे हुए हैं और उन्हीं लोगों को हम डायरेक्टर्स कह रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स, डायरेक्टर्स विल डिसाइड कि कितना प्रॉफिट देना है एक शेयर के पीछे, या देना भी है या नहीं देना, इस साल नहीं देना, अगले साल देना है, 3 माह के बाद देना है या 6 माह के बाद देना है या साल के बाद देना है। सो ये सारा कुछ मैनेजमेंट डिसाइड करती है। सर ये जैसे एक इन्होंने 10,000 रुपया का एक शेयर खरीदा उन्होंने, जी 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 जी। एक मिनट। जी, कोई और क्वेश्चन बेटा? सर ये डायरेक्टर वोटिंग के जरिए बनते हैं, और वो जी जी पर्सन जिसके पास कंपनी के शेयर ज्यादा हों और वो के मैंने डायरेक्टर बनना है, वो जिद करे वरना मैं अपने शेयर कंपनी को वापस कर दूंगा, तो इस सूरत में जी, ये कंपनी क्या मेजोरिटी करेगी? की बात है, ऐसा ही है। मेजोरिटी हर शेयर के हिसाब से उसकी वोटिंग राइट होती है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हर बंदे की एक वोटिंग राइट है ना, लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी की तो शेयर्स के हवाले से, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास 500 शेयर है, कंपनी कहती है उसका 1 वोट है। अब किसी के पास 1000 शेयर है तो उसके 2 वोट हैं, बंदा एक ही है। किसी के पास 1500 शेयर है तो उसके 3 वोट है। अब अगर एक बंदे के पास ज्यादा शेयर है तो इसका मतलब है उसकी वोटिंग राइट ज्यादा है, वो उतने ही वोट देगा। वो चाहे तो खुद को इलेक्ट कर ले, बिल्कुल ठीक है। जिसकी मेजोरिटी आएगी उसने एज अ डायरेक्टर इलेक्ट हो जाना। ओके सर, थैंक यू। जी, एनीथिंग एल्स? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि उसके उन्होंने 10,000 रुपये का अगर एक शेयर खरीदा हुआ है, तो हम्म। कंपनी को लॉस हो गया, लॉस होके तो उनके जो शेयर है वो वही रहेगा। वो अगर आगे फिर प्रॉफिट, अगर बाज़ बात वो आगे जाके प्रॉफिट हो जाता है, फिर उसी प्रॉफिट के उसी शेयर के दौरान ही प्रॉफिट उनको मिल जाएगा, कि यहाँ पे वो शेयर जाया हो जाता है या पूरी तरह नहीं नहीं, शेयर कुछ? जाया नहीं होता। कंपनी ने जो एक दफा जो शेयर इशू कर दिया है वो नॉर्मली वापस नहीं लेती कंपनी। वो एक से दूसरे को बिक तो सकता है लेकिन कंपनी वापस नहीं लेती। तो ऐसी सूरत में एक साल प्रॉफिट हुआ, अगले साल लॉस हुआ, हो सकता है तीसरे साल भी लॉस हो, चौथे साल फिर प्रॉफिट हो जाए। सो जो ओनरशिप आपके पास है वो आप ही की है। वो हर साल मुख्तलिफ, उसकी जो भी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक आप तक उसका रिवॉर्ड या उसका लॉस आप तक पास ऑन होता रहेगा। अगर ठीक है। अगर सर वो डायरेक्टर पसंद ना आए शेयर होल्डर को, वो कहेंगे ये सही काम नहीं कर रहा कंपनी में, जी तो जी। उस सूरत में कंपनी क्या करेगी? वो देखें, वोटिंग से इलेक्ट हुआ है, वो किसी की मर्जी से इलेक्ट नहीं हुआ। ये वैसे ही है जैसे आज अगर हमें हुक्मरान पसंद नहीं आते तो हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट तो किसी ने मेजोरिटी नहीं की है ना। So, इसी तरह, बट स्टिल देयर इज अ वे आउट। वो आप आने वाले वक्त में पढ़ेंगे कि कितने परसेंट मेजोरिटी हो तो जो इलेक्टेड डायरेक्टर है वो चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है बिकॉज एक्चुअली ओनर्स तो शेयर होल्डर ही है ना। लेकिन मेरे या आपके या 10 या 15 लोगों से नहीं, उसकी एक सर्टेन परसेंटेज है कि अगर इतने लोग उस डायरेक्टर को चेंज करना चाहें तो हो सकता है। ठीक है। सो अगेन सर द थिंग्स विल कम ऑन द परसेंटेज ऑफ ओनरशिप। सर ये डायरेक्टर परमानेंटली बनते हैं या स्पेसिफिक तीन पीरियड के साल लिए के बनते लिए, फॉर 3 इयर्स। हर 3 साल के बाद चेंज भी हो सकते हैं और दोबारा से री इलेक्ट भी हो सकते हैं। जी, एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके जी, चलें यहाँ तक। अब आप इसको पढ़िएगा।